मित्रों, आज के लेक्चर के अंतर्गत हम उच्च न्यायालय को समझेंगे कि जिस प्रकार से केंद्र स्तर पर उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था है, उसी आधार पर ही जो राज्य हैं उनमें भी उच्च न्यायालय होते हैं। क्योंकि ये व्यवस्था जो है केंद्र और उच्च, केंद्र लेवल पर और राज्य लेवल पर इनकी व्यवस्था जो है एक संघात्मक व्यवस्था है। और संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत आप देखोगे केंद्र की शक्तियां और राज्यों की शक्तियों में बंटवारा किया गया है कि केंद्र स्तर पर आप देखोगे कि जिस प्रकार से केंद्र की जो संघ की जो कार्यपालिका होती है उसकी अपनी एक पावर होती है, उसी प्रकार से राज्यों में भी जो कार्यपालिका होती है, राज्य की कार्यपालिका होती है, वो अपने क्षेत्र विशेष या राज्य में वो अपने को पावर होती है, उसके पास वो शक्तियां होती हैं जिस प्रकार केंद्र में होती हैं। ठीक, तो आप यहाँ एक चीज समझिए कि आप देखोगे कि जो राज्य की कार्यपालिका है, तो राज्य की कार्यपालिका में जो व्यवस्था की गई है भाग 6 के अंतर्गत की गई है। और भाग 6 में आप देखोगे, भाग 6 में आप देखोगे जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत जो राज्य की कार्यपालिका है, तो इसमें राज्यपाल हैं और कार्यपालिका, या हम इसे बोल सकते हैं विधानमंडल। ठीक, इस प्रकार से समझ सकते हो। विधानमंडल का ही अंग राज्यपाल भी होता है। ओके, तो विधानमंडल में आपने देखा हो विधान परिषद है, विधानसभा है, इनके विषय में हमने क्लियर कट आपको कंप्लीट पढ़ा दिया था। जो नेक्स्ट जो आता है इसी में न्यायपालिका। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा न्यायपालिका से जुड़ा हुआ है। और न्यायपालिका में जो व्यवस्था आप देखोगे उच्च न्यायालय की गई है। राइट, तो उच्च न्यायालय की जो व्यवस्था रही है इसका क्या आधार रहा है और इसकी क्या पृष्ठभूमि रही है, और उच्च न्यायालय जो रहे हैं प्रत्येक राज्य में किस प्रकार से अपनी व्यवस्था को रेगुलेट करते हैं, उनके विषय में क्या इसके अधिकार क्षेत्र होते हैं, इसके प्रारंभिक क्षेत्र क्या होते हैं, अपीलीय क्षेत्र क्या होते हैं, पर्यवेक्षीय क्षेत्र क्या होते हैं, नियंत्रण क्षेत्र क्या होते हैं। राइट, उच्चतम न्यायालय से इसकी शक्तियां किस प्रकार से भिन्न है, उच्च न्यायालय की शक्तियां इस पर किस प्रकार से हावी होती हैं, या उच्च न्यायालय द्वारा कोई परामर्श है वो उच्चतम न्यायालय को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो इसके विषय में आज हम संदर्भ पूरा विवरण समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ समझेंगे कि उच्च न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय को आप देखोगे जो इसकी व्यवस्था की गई है वो भाग 6 के अंतर्गत 214 से 231 तक, यानी कि 214 से 231 तक इसके विषय में स्पष्ट विवरण किया गया है। इसकी पावर को लेकर, इसकी स्थापना को लेकर के, इसकी व्यवस्थाओं को लेकर के, इसकी शक्तियों को लेकर के, प्रैक्टिस के परामर्श को लेकर के जो आधार निश्चित किए गए हैं वो भाग 6 के अंतर्गत 214 से 231 तक इसके अनुच्छेदों का विवरण एवं उल्लेख किया गया है। राइट, तो उच्च न्यायालय को आप अगर देखोगे, उच्च न्यायालय को देखोगे तो इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना जो है, या इसकी हम देखा जाए तो 1950 के बाद, 1950 के बाद ये स्पष्ट किया गया था कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। तो आप जानते हो कि प्रत्येक न्यायालय में एक उच्च न्यायालय होगा, इसका अर्थात इसका मतलब ये है कि जितने भी हमारे यहाँ राज्य हैं, जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सभी केंद्र शासित प्रदेशों में अपने अपने उच्च न्यायालय नहीं होंगे। राइट, लेकिन दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है 1966 से। राइट, अभी हम आगे वो बताएंगे। तो ये व्यवस्था इसमें की गई, लेकिन यह व्यवस्था जो की गई है इसका क्या बेसिक आधार रहा, प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की व्यवस्था को क्यों रखा गया, इसके पीछे क्या बेसिक रीजन था। तो सबसे पहले आप इस चीज को समझिए कि इसकी स्थापना जो सबसे पहले जो देखी जाती है वो ब्रिटिश प्रणाली से देखने को मिलती है। जो ब्रिटिश सिस्टम था यानी ब्रिटिश व्यवस्था थी, उन्होंने जो उच्च न्यायालय की व्यवस्थाएं की थी, उन्होंने सर्वप्रथम जो उच्च न्यायालय की व्यवस्थाएं की थी उनके अंतर्गत उन्होंने स्पष्ट कहा था कि प्रत्येक प्रांत में अपना एक उच्च न्यायालय होगा, और प्रत्येक प्रांत में अपना एक उच्च न्यायालय होगा, अर्थात उन्होंने उच्च न्यायालय की व्यवस्था भी की। प्रत्येक प्रांत में अपना उच्च न्यायालय होगा, साथ ही साथ उन्होंने प्रत्येक जो भी प्रांत थे उनके, राइट, जैसे 14 प्रांत थे उस हिसाब से उनके जो व्यवस्थाएं थी, उन्होंने प्रत्येक प्रांत में अपना उच्च न्यायालय की व्यवस्था की थी। तो ऐसे आप देख सकते हो कि 1862 में जो उच्च न्यायालय की जो संस्था थी सर्वप्रथम जो स्थापित की गई थी वो 1862 में
कलकत्ता, बम्बई, मद्रास। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, ये तीन ऐसे प्रांत थे जहां पर ये उच्च न्यायालय की सबसे पहली व्यवस्था की गई थी। लेकिन ये उच्च न्यायालय जो थे ये इनको इतना पावरफुल नहीं थे, क्योंकि इनकी जो सुनवाई थी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो जो कलकत्ता का उच्चतम न्यायालय था, जिसे हम संघीय न्यायालय बोलते थे, राइट, तो वहाँ पर इसके स्पष्ट जानकारी किया करती थी। लेकिन वो भी एक औपचारिक ही था, उसे इतनी पावर नहीं थी कि वो भी सभी निर्णायक फैसले को प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तन कर सके। लेकिन वो औपचारिक ही था, उसकी जो शक्तियां थी प्रिवी काउंसिल लंदन में सुनी जाती थी, राइट, चाहे वो अपने जो भी मामले हों, चाहे वो ब्रिटिश प्रांत के मामले हों, चाहे वो स्थानीय मामले हों। वैसे स्थानीय मामलों की अपनी व्यवस्थाएं हुआ करती थी, अपनी अपनी सभाएं होती थी, उनके आधार पर वो सुनिश्चित की जाती थी। लेकिन फिर भी आप देखोगे जो राज्य स्तर पर जो प्रांत होते थे उनके लिए मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, इसमें उच्च न्यायालयों की व्यवस्था की गई थी कि जो भी वहाँ पे जो गवर्नर होते थे, क्योंकि उस समय गवर्नर हुआ करते थे, तो गवर्नर के माध्यम से इनके जो भी न्यायाधीश थे वो चुने जाते थे। और न्यायाधीश में भी आप देखोगे तो अंग्रेजी लोग ही चुने जाते थे। तो आप इसमें आप समझ सकते हो कि जो उच्च न्यायालय की स्थापना जो की गई थी वो राज्य विशेष क्षेत्र, या उस समय प्रांत थे, राज्य तो थे नहीं, प्रांत थे, तो प्रांतों के लिए व्यवस्थाएं की गई थी। तो इसके बाद 1862 के बाद भी एक उच्च न्यायालय आया था इलाहाबाद में, वो आया तो 1866 में, राइट। तो 1866 में जो चौथा न्यायालय था वो इलाहाबाद में स्थापित किया गया था। ठीक, ये साथ साथ में आप नोट्स बनाते चलो तो बेहतर रहेगा, अलग से हम नहीं बनवाते हैं, बस हम बेसिकली समझाते जाते हैं कि किस प्रकार से इनका एक आधार रहा है, कैसी व्यवस्थाएं रही हैं और वर्तमान में इनकी क्या व्यवस्थाएं हैं। ठीक, तो आप पहले इसकी पृष्ठभूमि को हम समझते हैं, तभी तो आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे ना। तो 1866 में इलाहाबाद में फिर इसकी स्थापना की गई थी। तो इलाहाबाद जो एक उच्च न्यायालय था वो चौथा उच्च न्यायालय था। तो इसी के अनुसार धीरे धीरे सभी प्रांतों में इसकी स्थापना प्रारंभ हो गई। तो फिर इस प्रकार से जितने भी वहाँ पे प्रांत थे, सभी प्रांतों में क्या थे, एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सभी प्रांतों में सभी प्रांत यानी कि जितने भी प्रांत हुआ करते थे, ब्रिटिश प्रांत थे, तो ब्रिटिश प्रांत जितने भी थे वहाँ पे सभी में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और उच्च न्यायालय का आप आधार देखोगे, इसका जो आधार था वो राज्य यानी प्रांत की व्यवस्था की सुनवाई करना था। यहाँ पर केंद्रीय व्यवस्था के लेकर कोई व्यवस्थाएं नहीं हुआ करती थी, केवल प्रांत से संबंधित जो भी निर्णायक फैसले हुआ करते थे, जो विषय हुआ करता थे, उन विषयों पर ये आधारभूत तरीके से इनका संवर्धन करने के लिए, इनको संस्थागत तौर पर निर्णायक भूमिका देने के लिए इनको क्या किया गया था, स्थापित किया गया था, राइट। अब बात ये आती है कि इसमें ये आप देखोगे ये व्यवस्था जो थी, क्योंकि आप देखोगे जो व्यवस्थाएं थी, प्रांत जो थे, तो इन प्रांतों में आप देखोगे कि उस समय तक ये व्यवस्थाएं रही। मतलब जब तक भारत स्वतंत्रता अधिनियम जब आया 1947 में, तो ये व्यवस्थाएं रही, सभी में रहे। इसके बाद जब 1950 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ, तो लागू होने के बाद हमारे देश में कितने राज्य थे, 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो जितने भी राज्य थे सभी में देखा जाए तो अपना एक उच्च न्यायालय था, राइट, क्योंकि वो प्रांतों के आधार पर ही उनका मतलब डिसाइड कर दिया गया था, का खा गा घा में मतलब बंटवारा किया गया था राज्यों का। तो इन्हीं राज्यों की जो व्यवस्थाएं थी, इन्हीं राज्यों में जो प्रांत हुआ करते थे, ये 14 प्रांत थे, इनमें सभी में क्या थे, अपने एक उच्च न्यायालय थे। तो आप ये चीज़ देख सकते हो कि जितने भी मतलब कि 1956 से पहले, क्योंकि 1956 के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग आया था, राज्य पुनर्गठन आयोग, इनके आधार पर क्या हुआ था कि सभी राज्यों की मतलब अलग अलग राज्यों को एक राज्य से दूसरा राज्य मतलब कि हटाकर या उसको तोड़कर बनाए गए। तो 1956 से पहले तक 14 प्रांत राज्य थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो इनमें सभी में देखा जाए अपना एक प्रत्येक उच्च न्यायालय था, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में नहीं था, राज्य थे उसमें सभी में था। लेकिन जब इनमें जैसे जैसे बंटवारा होता गया तो ये प्रक्रिया जो थी फिर सभी में अपने अपने एक अलग अलग उच्च न्यायालयों की स्थापना होती गई। तो 1956 के बाद आप देखोगे जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था, 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था।
तो इसमें ये स्पष्ट कर दिया गया था कि एक उच्च न्यायालय, ठीक, एक उच्च न्यायालय जो है, एक उच्च न्यायालय दो या दो से अधिक राज्यों की कार्यवाही या उससे जुड़े कार्यवाही से जुड़े जो भी मामले हैं उस पर क्या कर सकता है, सुनवाई कर सकता है। ये इसको पावर दी गई, राइट। लेकिन इनसे संबंधित जो न्यायाधीश जो नियुक्त किए जाएंगे, समझना यहाँ पे, इससे संबंधित यानी कि एक न्यायाधीश एक प्रत्येक राज्य, पहली बात तो ये थी कि प्रत्येक राज्य में 1950 में ये संविधान में स्पष्ट बात की गई थी कि प्रत्येक राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय होगा, प्रत्येक राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन 1956 के बाद ये व्यवस्था कर दी गई कि दो या दो से अधिक राज्यों में भी दो या दो से अधिक राज्यों का अपना एक उच्च न्यायालय हो सकता है। और उस उच्च न्यायालय, सुनना मेरी बात, उस उच्च न्यायालय में जो व्यवस्था की जाएगी वो व्यवस्था आप देखोगे वो जिस प्रकार से अन्य राज्यों में जो उच्च न्यायालय करता है वो एक समान रूप से रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक राज्य में जो उच्च न्यायालय हैं उनकी जो व्यवस्थाएं हैं, उनमें जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति को लेकर हो, उनकी वेतन को लेकर हो, उनकी जो भी संदर्भित प्रक्रिया है या उसमें न्यायाधीश को लेकर हो, एक समान रहेगी। लेकिन न्यायाधीश की कितनी जनसंख्या हो सकती है, कितनी संख्या हो सकती है, ये निश्चित नहीं की गई, राइट। तो संख्या इसमें निश्चित नहीं की गई थी कि एक उच्च न्यायालय में कितनी संख्या हो सकती है। लेकिन हाँ, इतना जरूर था कि जितने भी उच्च न्यायालय होंगे सभी में जो भी न्यायाधीश होंगे वो एक समान रूप से होंगे। यानी ऐसा नहीं है कि किसी में 10 हो गए, किसी में 15 हो गए, किसी में 20 हो गए, ऐसा नहीं हो सकता है, सभी में एक समान रहेंगे। लेकिन इनकी जो संख्या थी वो निश्चित नहीं थी, कम ज़्यादा हो सकती थी। लेकिन जैसे जैसे किसी में अगर बढ़ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग दूसरे उच्च न्यायालय में भी बढ़ना चाहिए। क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे उच्च न्यायालय का जो गठन किसी जनसंख्या के आधार पर नहीं है, राइट, जनसंख्या के आधार पे नहीं है, बस यहाँ पर एक समानता के रूप में है। क्योंकि व्यवस्थित तरीके से अगर न्यायालय जो उच्च न्यायालय हैं उनमें सभी जो व्यवस्थाएं हैं एक समान रूप से ऑपरेट होंगी, कॉपरेट होंगी, तो आप ये निश्चित कह सकते हो कि उच्च न्यायालय की जो प्रमाणिक प्रक्रिया है या जारी करने की जो व्यवस्था है वो एक समान रूप से प्रतिभागी रहेगी, राइट। तो आप यहाँ पे एक चीज़ और समझिए कि उच्च न्यायालय में दो या दो से अधिक राज्यों की कार्रवाई सुनवाई कर तो सकता है, लेकिन आप देखोगे कि इनसे संबंधित मामला है, जैसे कि एक उच्च न्यायालय तो इनका जो न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा, राइट, इनका जो न्यायाधीश है वो नियुक्त जो किया जाएगा निश्चित रूप से, तो आपको पता है कि उसकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करेगा, ठीक, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा। लेकिन एक चीज़ आप और देख सकते हो कि इसके जो वेतन भत्ते हैं क्योंकि एडवांस में होगा कि नहीं, आप एक बात क्लियर कट कर लीजिए कि वैसे तो इनकी नियुक्ति जो है अभी हम आगे क्लियर कट करेंगे, लेकिन इनकी नियुक्ति तो वैसे राष्ट्रपति ही करता है। और वो किनके परामर्श से करता है, मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के परामर्श से ही राष्ट्रपति करता है। लेकिन आप देखोगे इसके बाद पहले समझ लो 1998 का मामला एक और आता है, उसमें फिर व्यवस्था बाद में कर दी गई थी कि उच्चतम न्यायालय ने कि अगर न्यायाधीश से अगर परामर्श लेते हो, मुख्य न्यायाधीश परामर्श लेते हो, तो उसके साथ साथ दो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश भी साथ में रहेंगे, तब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। इसका अर्थ ये हुआ 1998 से पहले केवल मुख्य न्यायाधीश से परामर्श से और राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति करते थे। लेकिन 1998 के बाद में यह व्यवस्था प्रमाणित कर दी कि राष्ट्रपति जो हैं वो मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ अन्य जो न्यायाधीश दो रहेंगे वरिष्ठतम न्यायाधीश, उनसे परामर्श लेकर और राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति की नियुक्ति कर सकते हैं। और आप देखोगे जो ये प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय की बात है, जो दो या दो से अधिक राज्य जो हैं उनका जो एक उच्च न्यायालय रहेगा उसका जो मुख्य न्यायाधीश रहेंगे उनकी भी नियुक्ति उसी बेसिक पर रहेगी, उसी बेसिक आधार पर रहेगी, राइट। वैसे तो इनकी नियुक्ति का आधार कॉलेजियम व्यवस्था पर ही है, जैसे केंद्र में आप देखोगे कॉलेजियम व्यवस्था है, उसी प्रकार से राज्यों में भी कॉलेजियम व्यवस्था होती है। तो कॉलेजियम व्यवस्था के ही आधार पर है, बस परिवर्तन थोड़ा यहाँ पे ये है कि इनकी नियुक्ति को लेकर जो राष्ट्रपति करते हैं इनके लिए कोई विधि आयोग, कोई कानूनी आयोग नहीं होता है। बस कॉलेजियम व्यवस्था के तहत ही आप देखोगे जो राज्यपाल होते हैं, और इसमें आप देखोगे राज्यपाल और वैसे कॉलेजियम व्यवस्था की बात की जाती है तो कॉलेजियम व्यवस्था ही होती है, राइट। लेकिन आप एक चीज़ और समझना कि
जिस प्रकार से कॉलेजियम व्यवस्था काम करती है, कॉलेजियम व्यवस्था को आपका पता होना चाहिए कि इसमें जो जज होते हैं 5 मान लो, ठीक, 4 जजेज होते हैं और एक होते हैं मुख्य न्यायाधीश, तो 5 होते हैं, ठीक। 5 की जो कॉलेजियम व्यवस्था होती है उसके अकॉर्डिंग ही किसी मुख्य न्यायाधीश को चुना जाता है। लेकिन कॉलेजियम व्यवस्था के तहत ही किसी उच्च न्यायालय को के मुख्य न्यायाधीश को अगर चुना जाता है तो निश्चित रूप से आप देखोगे वो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है ना, वो इस कॉलेजियम व्यवस्था में जब चयन किया जाता है तो इसी कॉलेजियम व्यवस्था में ही वो भी बैठता है, ठीक है, जिसे चुना जाता है। तो वो अपना पक्ष रखता है, वो अपना पक्ष रखता है कि मुझे चुना जा रहा है, तो हम अपने आप में पक्ष, जो चुना जाता है वो अपना ही पक्ष रखेगा, वो दूसरे क्यों रखेगा, राइट। तो अपना वो पक्ष रखता है। तो आप एक चीज और समझिए कि कोई व्यक्ति है कॉलेजियम व्यवस्था के तहत अगर निश्चित रूप से मुख्य न्यायाधीश चुना जा रहा है, या वो चाहे एक राज्य से चुना जा रहा हो, एक राज्य के उच्च न्यायालय के लिए चुना जा रहा हो, या वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के एक उच्च न्यायालय के लिए चुना जा रहा हो, लेकिन वो व्यवस्था एक समान ही रूप से लागू होगी। ओके, तो आप एक चीज समझिए कि यहाँ पर राष्ट्रपति चुनते जरूर हैं, लेकिन उसमें परामर्श केंद्र सरकार का ही होता है, केंद्र सरकार का ही होता है। जैसे केंद्र स्तर पर जो विधि आयोग, कानूनी आयोग जो बैठता है, कमेटी बैठती है, उसी आधार पर ही होता है। लेकिन इसमें एक चीज और है कि यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश का परामर्श और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश के परामर्श के आधार पर, साथ ही साथ यहाँ पे राज्यपाल के परामर्श के आधार पर ही नियुक्ति की जाती है। और अन्य न्यायाधीश जो है उनकी नियुक्ति अगर आप देखोगे तो उनकी नियुक्ति जो है राज्यपाल के परामर्श और मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से ही राष्ट्रपति करते हैं। तो आप एक चीज और क्लियर कट कर लीजिए कि इसके जो 2 या 2 से अधिक राज्य में, अधिक राज्यों का अगर कोई न्यायाधीश चुना जाता है तो उसके जो उसके वेतन भत्ते हैं, जो उसकी वृद्धि हो जाती है, तो उसको राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं, राइट। वैसे प्रत्येक राज्य के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं, उनका वेतन भत्ता संसद डिसाइड करती है। लेकिन जब किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है तो उसके एक्स्ट्रा वेतन भत्ते होते हैं, उसको डिसाइड राष्ट्रपति करते हैं। तो आप एक चीज यहाँ पे क्लियर कट कर लीजिए कि इनकी जो व्यवस्था है आप देख सकते हो कि राष्ट्रपति जो होते हैं अपने डिपेंड करते हैं कि राष्ट्रपति किस प्रकार से इनको व्यवस्थित करते हैं। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं उच्च न्यायालय के। अगर आप बात की जाए कि वर्तमान में उच्च न्यायालय कितने हैं, वर्तमान में तो आप देखोगे 25 हैं, ठीक। और 25 उच्च न्यायालय में जो 25वां था वो अमरावती बनाया गया था 2019 में। तो वर्तमान में जो उच्च न्यायालय हैं वो कितने हैं, 25 हैं। तो 25वां जो है वो अमरावती है, ठीक। इस प्रकार से आप देख सकते हो। इसके बाद आप देखोगे जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनका स्थानांतरण भी किया जाता है, राइट, इनका स्थानांतरण भी किया जाता है। तो इनका जो स्थानांतरण है आप देखोगे किन बेसिस पे किया जा सकता है। तो स्थानांतरण को लेकर के ये होता है कि किसी मुख्य न्यायाधीश की अगर पारदर्शिता देखी जाती है, राइट, पारदर्शिता देखी जाती है कि ये जो न्यायाधीश हैं अगर वो निश्चित रूप से ठीक ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इनके आधार पर आप देखोगे इनका जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इन्हें मतलब स्थानांतरण भी किया जा सकता है। तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में इनका स्थानांतरण हो जाता है। तो आप एक दिमाग में क्लियर कट कर लीजिए, राइट। चलिए, एक चीज और अगर आप देखोगे कि ये जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, चलिए 1 मिनट, इसको थोड़ा बाद में समझते हैं। स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है उसको बाद में समझते हैं, क्योंकि स्थानांतरण जो है ना वो एक इसकी देखा जाए तो कार्यप्रणाली के अंतर्गत ही आता है। लेकिन इससे पहले एक चीज और समझ लीजिए इसके संगठन को लेकर के कि जो उच्च न्यायालय है इसका संगठन किन किन आधारों पे होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक राज्य से, सुनना मेरी बात को, कि एक राज्य से या संघ राज्य से हम कह सकते हैं, किसी संघ राज्य क्षेत्र से किसी अन्य से, मतलब ऐसा है
मैं जैसे कि एक राज्य से दूसरे राज्य का मतलब स्थानांतरण, यानी उच्च न्यायालय का जो स्थानांतरण है वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जो कर सकती है वो कौन कर सकती है? संसद। तो इसकी पावर जो दी गई है वो संसद को दी गई है कि जो 25 उच्च न्यायालय हैं, राइट, 25 उच्च न्यायालय हैं, इसमें उच्च न्यायालय आप देखोगे तो ये 25 उच्च न्यायालय हैं, ये अपने अपने राज्यों के हैं। ठीक, ऐसे कई सारे राज्य हैं और इसमें भी ऐसे 3 राज्य हैं जिनका अपना उच्च न्यायालय नहीं है, राइट। वो अपना देखते हो कि अपने ही उच्च न्यायालय से वो अपना साझा कर लेते हैं। जैसे आप देखोगे तो सिक्किम में जो उच्च न्यायालय है उसके उसमें देखो आप नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, इनका सभी का आ जाता है। इसी प्रकार से आप नीचे क्षेत्र देखोगे कर्नाटक, गोवा वाला महाराष्ट्र में, ठीक है, उसका उच्च न्यायालय आ जाता है। तो ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों के भी देखा जाए तो उसमें जो उच्च न्यायालय होते हैं तो केंद्र शासित प्रदेश के अपने उच्च न्यायालय नहीं होते हैं, दिल्ली का केवल अपना उच्च न्यायालय है और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका अपना उच्च न्यायालय नहीं होता है। तो इस प्रकार से जितने भी उच्च न्यायालय हैं तो इनका जो विस्तृत क्षेत्र है वो काफ़ी है, ठीक, काफ़ी विस्तृत क्षेत्र है। तो इनमें आप देखोगे कि ये स्थानांतरण जो राज्य हैं, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जो बनाते हैं, ये जो बनाने की प्रक्रिया है, यानी कि एक राज्य का दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय में जो व्यवस्था करने का जो आधार है वो कौन करती है, स्पष्ट करती है, वो करती है संसद। तो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कट कर लो कि राज्यों के उच्च न्यायालय हैं, उनके जो न्यायिक क्षेत्र हैं उनका अगर विस्तृत करना है, उनका विस्तार करना है एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो यह जो कार्य प्रणाली का जो आधार है, जो विस्तृत आधार करने की जो पद्धति है, कौन डिसाइड करता है? ये करती है संसद। ओके, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि किसी संघ राज्य क्षेत्र को एक उच्च न्यायालय अपने न्यायिक क्षेत्र में बाहर किसी राज्य क्षेत्र में वो काम कर सकता है, लेकिन वो डिसाइड तभी कर सकता है जब संसद उसको कोऑपरेट करती है, अदरवाइज नहीं कर सकते। चलिए, तो उच्च न्यायालय को अगर संगठन की बात की जाए तो उच्च न्यायालय के अगर आप संगठन देखोगे तो उच्च न्यायालय में जो संगठन आप देखोगे तो आप जानते हो कि उच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति कौन करता है? वो करते हैं राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति आपको पता होना चाहिए किन आधार पर करते हैं, वो परामर्श के आधार पर। और परामर्श किसका किसका होना चाहिए? राज्यपाल का भी होना चाहिए, दूसरा मुख्य न्यायाधीश का भी होना चाहिए, यानी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राइट। और 1998 के बाद जो वरिष्ठतम न्यायाधीश की और प्रक्रिया जोड़ी गई, तो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे उच्च न्यायालय के, उनके परामर्श के आधार पर की जाएगी, राइट। तो ये है उनके राष्ट्रपति द्वारा जो मुख्य न्यायाधीश चुने जाएंगे। और मुख्य न्यायाधीश के आप जानते हो कि इनके पास क्या अर्हता होनी चाहिए, यानी कि ये 10 वर्ष तक ये अधिवक्ता रहे हों उच्च न्यायालय के, या उच्चतम के रहे हों या उच्च न्यायालय के रहे हों, किसी के भी रहे हों, ये 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहे हों, यानी कि वकालत की हो इन्होंने उच्च न्यायालय में, पहली कंडीशन है। दूसरी अगर आप कंडीशन देखोगे तो ये किसी भी न्यायिक कार्य में या न्यायिक क्षेत्र में किसी भी कार्य में इन्हें 10 वर्ष का अनुभव हो, यानी कि न्यायिक क्षेत्र में इन्हें 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, 10 वर्ष का अनुभव। किसी भी न्याय क्षेत्र में 10 वर्ष का अनुभव हो तो इन्हें उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। ओके, ये इनकी अपनी अर्हता होती है कि किन अर्हता के बेसिक आधार पर इनकी नियुक्ति की जा सकती है, और इनकी नियुक्ति जो है आप पता ही राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ओके, और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश के बाद भी अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, तो इनकी जो नियुक्ति है तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, लेकिन उच्च न्यायालय के फिर इनकी मतलब जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, अन्य न्यायाधीश जो होते हैं, इनकी नियुक्ति अगर देखोगे आप तो जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उच्च न्यायालय के, तो उच्च न्यायालय के
उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके परामर्श के आधार पर ही राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है केवल मुख्य न्यायाधीश का ही परामर्श होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये व्यवस्था जो है ये भी इसी में रेगुलेट होती है। जैसे आप जानते हो जो अन्य न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाएगी, लेकिन इसमें आप देखोगे तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश परामर्श राज्यपाल का परामर्स होना चाहिए, और जो 1998 में 2 वरिष्ठ न्यायाधीश हैं इनका भी परामर्श होना चाहिए, तभी इनकी नियुक्ति की जा सकती है अन्य न्यायाधीशों की। लेकिन आप देखोगे तो इनकी जो संख्या है वो निश्चित नहीं की गई है, मतलब इनकी संख्या जो है वो निश्चित नहीं की गई है। इनकी संख्या में जो वृद्धि है वो आप देखोगे वो राष्ट्रपति बढ़ा सकते हैं। ओके, इनकी जो संख्या में वृद्धि होगी वो राष्ट्रपति बढ़ा सकते हैं। चलिए, तो आपको क्लियर कट होना चाहिए कि इनकी संख्या में जो वृद्धि होती है वो कौन बढ़ा सकते हैं। ये राष्ट्रपति पर विवेक पर छोड़ दिया गया है कि राष्ट्रपति अपनी आवश्यकता के अनुसार इनकी संख्या निर्धारित करते हैं, यानी कि इनकी संख्या जो है वो राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं कि इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। ये जो आधार है संख्या का बढ़ाने का, ये राष्ट्रपति पे छोड़ दिया गया, उनके विवेक पर आधारित है। इसमें संसद नहीं बढ़ाती है, ये राष्ट्रपति बढ़ाते हैं। ओके, और जैसे कि 2 या 2 से अधिक राज्यों में अगर कोई न्यायाधीश नियुक्त होता है तो उनके वेतन भत्ते हैं तो उनका भी राष्ट्रपति ही मतलब डिसाइड करते हैं, क्लियर करते हैं कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए। और वैसे प्रत्येक राज्य के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनका जो वेतन भत्ता है वो संसद निर्धारित करती है, राष्ट्रपति नहीं करते हैं। लेकिन 2 या 2 से अधिक राज्यों के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, राइट, उनकी जो नियुक्ति है या उनके जो वेतन भत्ते हैं वो राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं। चलिए, तो ये चीज़ें आपको क्लियर कट होनी चाहिए। तो कैसे इनकी नियुक्ति होती है और कैसे इनका वेतन भत्ता है वो कौन डिसाइड करता है, तो आप समझ सकते हो। और जो इनकी संख्या है, निश्चित संख्या वैसे नहीं बताई गई है कि कितनी संख्या होनी चाहिए, लेकिन इनकी संख्या जो डिपेंड की गई वो राष्ट्रपति के विवेकानुसार डिपेंड की गई है कि राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर इनकी संख्या को बढ़ा सकता है। चलिए, एक चीज और आप अगर देखोगे कि इसमें एक चीज और आप देख लीजिए, जैसे मुख्य उच्चतम न्यायालय में एक व्यवस्था है तदर्थ न्यायाधीश की, लेकिन यहाँ तदर्थ न्यायाधीश की व्यवस्था नहीं है, राइट। ये दिमाग में क्लियर कट कर लीजिए। उच्च न्यायालय में तदर्थ की व्यवस्था नहीं है, ओके। केवल उच्चतम न्यायालय में ही तदर्थ न्यायाधीश होते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नहीं होते हैं, ओके। आप एक चीज़ और देख लीजिए, माना कि जैसे कि अतिरिक्त जैसे उच्चतम न्यायालय में आपने देखे हो जो तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं उच्च न्यायालय से ही जाते हैं, राइट, और उनके वेतन भत्ते हैं वो एक प्रकार से न्यायाधीश के समान ही होते हैं। लेकिन उच्च न्यायालय में जो तदर्थ न्यायाधीश की कोई विशेष प्रक्रिया है ही नहीं, ऐसा कोई प्रख्यात न्यायविद नहीं दिया गया है कि उच्च न्यायालय में जो अन्य न्यायाधीश या तदर्थ न्यायाधीश का कोई प्रावधान हो, ऐसा नहीं दिया गया है। संविधान में इस व्यवस्था को नहीं नीत किया गया, केवल उच्चतम न्यायालय में इस प्रकार की व्यवस्था दी गई है। चलिए, इनके अगर आप देखोगे तो मैंने योग्यताएं बताई दी हैं कि 10 वर्ष का इनका अनुभव होना चाहिए और साथ ही साथ 10 वर्ष का अधिवक्ता होना चाहिए, और इनका कार्यकाल जो है, इनका जो कार्यकाल है, इनका कार्यकाल आप देखोगे, इनका जो कार्यकाल है वो अधिकतम देखा जाए एज पर डिपेंड है कि कोई भी मुख्य न्यायाधीश 62 वर्ष तक ही रह सकता है, क्योंकि फिर इसके बाद आप देखोगे 62 वर्ष जैसे ही कंप्लीट होता है तो उच्चतम न्यायालय का वो मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता है, ओके। तो ये नहीं है कि सभी बना दिए जाएं,
इनको डिसाइड किया जाता है उसके अकॉर्डिंग उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होते हैं। लेकिन उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश की जो आयु डिपेंड की गई है वो 62 है, लेकिन न्यूनतम डिपेंड नहीं की गई है कि न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम नहीं निर्धारित की गई है। अधिकतम जो है वो 62 वर्ष एज होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है अगर वो 62 वर्ष का हो गया है तो समझ लीजिए कि वो उच्च न्यायालय का वो फिर सेवानिवृत्त हो जाता है। और सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होते हैं तो वो न्यायाधीश देख सकते हो कि वो न्यायाधीश जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनमें वो न्यायाधीश किसी प्रकार का कोई भी वकालत नहीं कर सकता या उसमें न्यायाधीश नहीं नियुक्त हो सकता है। लेकिन उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय में सेवानिवृत्त वाला हो सकता है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय में नहीं हो सकता है। जैसे मान लो कि ये व्यक्ति जो है 62 साल का हो गया, राइट, और 62 साल की एज में इस व्यक्ति को यहाँ से सेवानिवृत्त किया गया है और ये सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश है, ठीक है, तो ये जो अधीनस्थ न्यायाधीश अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं, जो जिला लेवल पे जो न्यायालय होते हैं, राइट, इसमें ये वकालत या यहाँ पर न्यायाधीश कोई नियुक्ति नहीं की जा सकती है, राइट। इनकी जो नियुक्ति है सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश तो आप जानते ही हो कि उच्चतम न्यायालय में इनको नियुक्त किया जा सकता है सहायक के रूप में, आपको मैंने क्लियर कट बताया था, राइट। दूसरी कंडीशन है कि इनको सहायक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, साथ ही साथ इनकी जो व्यवस्था है अन्य क्षेत्रों में भी ये नियुक्त किए जा सकते हैं, लेकिन ये इनमें वकालत न्यायाधीश या अधीनस्थ क्षेत्रों में इनको नियुक्ति नहीं की जा सकती है, ना ये वकालत कर सकते हैं। एक चीज़ और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं इनका वेतन भत्ता तो आपको पता ही होना चाहिए, ये 50% इनका मतलब आधा हो जाता है, 50% इनको मिलता है। जबकि जो मतलब जो काम करते हैं उनका तो मतलब वही उच्च न्याय मतलब वेतन भत्ता होता है जो संसद निर्धारित करती है। ओके, चलिए, तो इनकी 62 वर्ष अगर एज हो जाती है तो निश्चित रूप से सेवानिवृत्त हो जाते हैं और सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो है वो सहायक के रूप में नियुक्त हो सकते हैं या उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश भी नियुक्त किए जा सकते हैं। लेकिन आप एक चीज़ दिमाग में क्लियर कर लेना कि अधीनस्थ न्यायालय में ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश अपनी वकालत या न्यायाधीश नियुक्त नहीं किए जाते हैं। चलिए, एक बात और आपको क्लियर कट कर लेनी चाहिए कि जो भी 62 वर्ष इनकी आयु का जो पद है, इनका 62 वर्ष जो आयु का जो पद दिया गया है, ठीक है, इनका जो निर्णय करता है वो राष्ट्रपति करता है, निर्णय राष्ट्रपति करता है, ठीक। क्योंकि आप देखते हो कि जब कोई व्यक्ति है वो 62 वर्ष की आयु का हो जाता है, मान लो कोई व्यक्ति है वो 62 वर्ष की आयु का हो जाता है, तो उसकी आयु से संबंधित अगर कोई प्रश्न है या कोई निर्णय है वो लेना होता है तो वो राष्ट्रपति जो होते हैं वो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से लेते हैं, ठीक। मान लो कोई न्यायाधीश है उसकी आयु 62 वर्ष हो गई है, 62 वर्ष जिसकी आयु हो जाती है तो उस पर कोई भी किसी भी प्रकार का अगर निर्णय लेना है, राइट, किसी प्रकार का निर्णय लेना है या फैसले लेना है तो राष्ट्रपति लेता है। और राष्ट्रपति जो होता है वो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से ही लेता है, जो वहाँ का मुख्य न्यायाधीश होता है उसके परामर्श से ही लेता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश से, यानी कि उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनसे परामर्श से लेता है। मान लो कि कोई मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय का है, उच्च न्यायालय का कोई मुख्य न्यायाधीश है और ये 62 साल का पूरा हो गया, अब क्या करना है कि इससे संबंधित कोई निर्णय लेना है इस न्यायाधीश से या कोई फैसले लेना है, तो फिर राष्ट्रपति क्या करते हैं, वो मुख्य न्यायाधीश यानी कि जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उसके परामर्श से इनके निर्णय या इनका जो भी विषय होता है वो डिसाइड करते हैं और इनका जो निर्णय होता है राष्ट्रपति का वो अंतिम होता है, यानी कि इनका जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है राष्ट्रपति का। ओके, दूसरी बात है कि इनका कार्यकाल तो वैसे मैंने बोल दिया न्यूनतम नहीं है, अधिकतम 62 साल तक ही है। इसके बाद आप देखोगे कि ये अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को दे सकते हैं, अपना ये त्यागपत्र जो है वो राष्ट्रपति को दे सकते हैं, त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर किसी समय अगर कोई न्यायाधीश नहीं है, मान ले ऐसा स्थिति बन जाती है कि परिस्थिति बन जाती है कि कोई रिक्तता देखने को मिलती है, वैसे रिक्तता होनी नहीं चाहिए, न्यायाधीशों में रिक्तता नहीं होनी चाहिए, अगर किसी भी परिस्थिति बस समस्या बस अगर रिक्तता
देखने को मिलती है। तो जो राष्ट्रपति होते हैं फिर वो क्या करते हैं, एक अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। वो न्यायाधीश जो होते हैं वो उस थोड़ी समय के लिए करते हैं, जब तक जो न्यायाधीश काम कर रहा है, जो कार्यवाही में कार्यभार संभाल रहा है, वो जब तक वापस नहीं आ जाता तब तक राष्ट्रपति जो होते हैं वो एक अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। चलिए, तो ये भी एक माइंड में क्लियर कट कर लो। और आपको पता ही होना चाहिए कि जो न्यायाधीश जो हटाए जाते हैं तो इनको हटाने की जो व्यवस्था है, जो जो न्यायाधीश होते हैं, यानी कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं या मुख्य न्यायाधीश या जो भी न्यायाधीश होते हैं, उनको हटाने की जो व्यवस्था है, मतलब हटाना की जो व्यवस्था है वो आप देखोगे संसद पे छोड़ दिए गए हैं। और संसद ऐसा नहीं है कि ऐसे ही किसी को हटा दे, वो चेक करती है, मतलब कि किसी की अक्षमता को या कदाचार को, कोई अक्षमता है के अंदर अक्षमता है या कदाचार है, कदाचार का दोषी है, ठीक है, इन बेसिक रीजन के आधार पर ही संसद क्या करती है, महाभियोग लाती है। और महाभियोग की जो प्रक्रिया है आपको पता होना चाहिए, संसद में ही आती है। ये महाभियोग की प्रक्रिया है, राज्य विधानमंडल में नहीं हो सकती है, ये राज्य विधानमंडल में नहीं होती है, केवल संसद में ही होती है। और संसद में ये किसी में भी आ सकता है, राज्यसभा में या लोकसभा में। तो आपको पता होना चाहिए, हमने क्लियर कट किया था, महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है उसमें 100 जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा से होना चाहिए और 50 सदस्य है वो राज्यसभा से होने चाहिए। ठीक, तो 100 सदस्य हैं लोकसभा से हैं और 50 सदस्य राज्यसभा से होने चाहिए, तभी ही आप इन पे क्या है, महाभियोग ला सकते हो। राइट, तो महाभियोग को हमने आपको क्लियर कट किया ही थी कि महाभियोग जब लाता है तो उनको 14 दिन पहले नोटिस देना होता है कि महाभियोग आप पे लाया जा रहा है, आप कुछ बोलेंगे कि नहीं। तो वैसे तो अगर वो बोलते हैं तो कुछ भी नहीं है, वैसे तो आप जानते ही हो कि महाभियोग जब लाया जाता है तो जिसमें मान लो कि लोकसभा में मान लो आया, ठीक है, तो लोकसभा में आता है तो लोकसभा में उसकी जांच कौन करता है, तो वो करते हैं अध्यक्ष, तो लोकसभा अध्यक्ष हैं। या राज्यसभा में आता है तो वहाँ पे उपराष्ट्रपति करते हैं, जो सभापति होते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, वहाँ पे जांच करते हैं। तो जांच करने के बाद फिर वो एक कमेटी बैठालते हैं, ठीक है, और कमेटी जो होती है एक प्रकार से उस पर जाँच पड़ताल करती है। और जाँच पड़ताल करने के बाद फिर यही कमेटी जो होती है, कमेटी है जो अपनी जो रिपोर्ट है वो किसे है, वो अध्यक्ष को देती है। तो ठीक है, और अध्यक्ष क्या करते हैं, उसी रिपोर्ट को रेफर कर देते हैं राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति के पास जैसे ही इसके लिए हटाने का प्रस्ताव जाता है तो राष्ट्रपति उन्हें बर्खास्त कर देता है। ऐसे इनको हटाया जाता है। और वैसे ऐसे नहीं है कि इसमें भी बहुमत होता है, ऐसा नहीं है कि बिना बहुमत हो, इसमें बहुमत होता है, विशेष बहुमत। तो विशेष बहुमत से ही हटाया जा सकता है। जैसे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाते हैं, वैसे ही सेम प्रक्रिया है। सेम आप देख लो, जैसे उच्चतम न्यायालय की है और सेम ही महाभियोग की प्रक्रिया उच्च न्यायालय की भी है। तो इसमें पता होना चाहिए, विशेष बहुमत तो आपको पता ही है, मतलब जितने उपस्थित हैं उसका 2/3 बहुमत, और कुल सदस्य हैं उनका भी बहुमत होना चाहिए, कुल सदस्य हैं उनका भी बहुमत होना चाहिए। साथ ही साथ उपस्थित जितने हैं उनका 2/3 मतदान होना चाहिए, मतदान के आधार पर है, राइट। तो इनके बेस पर ही जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं या मुख्य और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनको हटाया जा सकता है, बर्खास्त किया जा सकता है। चलिए, तो ये चीज़ें हैं इनको हटाने की। तो किन बेसिस पर हटाया जाता है, तो आपने एक चीज़ दिमाग में क्लियर कट कर ली। चलो, और एक दिमाग में क्लियर कर लो कि अभी तक किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पे महाभियोग नहीं लगाया गया है। जैसे उच्चतम न्यायालय पे अभी महाभियोग नहीं लगाया गया है, आया जरूर था लेकिन वो पारित नहीं हो पाया था, लोकसभा भंग हो गई थी, तो इस वजह से वो नहीं लगा था, समझ रहे हो। तो इसी आधार पे आप देख सकते हो कि अभी तक उसमें महाभियोग, फिर वो तो राष्ट्रपति पर महाभियोग था, उसके लिए पारित भंग हुई थी। इसमें हम बात कर रहे हैं महाभियोग की प्रक्रिया जो है राष्ट्रपति को लेकर, उसमें उच्च न्यायालय को लेकर। तो अभी तक किसी पे उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उस पर किसी पर भी अभी महाभियोग नहीं लगाया गया है। तो आप ये दिमाग में क्लियर कट कर लो। चलिए, और भी अगर आप देखोगे कि आपको वेतन भत्ता, तो मैंने आपको क्लियर कट कर ही दिया है कि वेतन भत्ते जो होते हैं, ठीक है, वो कौन निर्धारित करती है, वो वहाँ पर संसद निर्धारित करती है। और आपको पता होना चाहिए कि इनके वेतन भत्ते जो हैं वो आपातकालीन, वित्तीय आपातकाल जब लगता है तो कम किया जा सकता है।
इनके वेतन भत्ता जो है वो संसद निर्धारित करती है। दूसरी बात है, इनके वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है वित्तीय आपातकाल के समय। वित्तीय आपातकाल जब लगता है तो उस समय इनके वेतन भत्ते में कटौती की जा सकती है। चलो, अब बात हम करते हैं कि जो न्यायाधीश हैं, उनका स्थानांतरण जो होता है वो किन बेस पर किया जा सकता है। आपको पता होना चाहिए, वो जो न्यायाधीश होते हैं वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के भी न्यायाधीश होते हैं, ठीक। और कोई न्यायाधीश ऐसा भी होता है, एक राज्य का, प्रत्येक राज्य में की बात कही गई, लेकिन बाद में 2 या 2 से भी बात हो गई थी। तो फिर जैसे कि कोई एक न्यायाधीश इस राज्य में अपना कार्यभार है, अपना व्यवस्था कर रहा है, मतलब कि जो भी है संचार व्यवस्था को रेगुलेट कर रहा है, तो वो स्थानांतरण किया जाएगा। स्थानांतरण एक राज्य से दूसरे राज्य की जो उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किया जा सकता है। इसकी व्यवस्था क्या है, आप जानते हो कि अगर वो किसी प्रकार का दोषी जैसे पाया जाता, वैसे तो इनकी न्यूनतम इनकी कोई आयु निर्धारित 62 साल से नीचे कोई की नहीं गई है, तो अगर ये किसी प्रकार से चुने जाते हैं, चुनने का मैंने योग्यताएं बताई दी हैं, अगर वो इस चीज़ को लेकर के किसी में भी ये अवैध घोषित हो रहे हैं या कोई इसी में ये गलत काम कर रहे हैं या नीतिगत फैसले गलत ले रहे हैं या निर्णायक फैसले गलत ले रहे हैं, किसी मतलब ऐसे बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जो संवैधानिक तौर पर, या सिविल मामले ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत सारे जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालय के, वो गलत निर्णय दे देते हैं। तो लगता है कि जनता के हित में नहीं है या किसी व्यक्ति के हित में नहीं है, तो फिर क्या है कि इनको स्थानांतरण किया जा सकता है। तो मुख्य न्यायाधीश को जो स्थानांतरण करता है वो राष्ट्रपति करते हैं, राइट। वो कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। तो राष्ट्रपति स्थानांतरण किस आधार पर करते हैं, एक चीज़ और देख लो कि ये पहली बात तो है कि ये मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उच्चतम न्यायालय के, उनका परामर्श होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका परामर्श होना चाहिए। दूसरा है कि उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में जो स्थानांतरण किया जाता है, उच्च न्यायालय से दूसरे में जो उच्च न्यायालय का जो स्थानांतरण किया जाता है, तो उनका जो फिर वेतन भत्ता है, जैसे आप जानते हो कि यहाँ से ये व्यक्ति है, इस उच्च न्यायालय से इस उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किया जा रहा है, तो ये स्थानांतरण कौन करता है, राष्ट्रपति करता है मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। दूसरी बात है कि जब यही व्यक्ति स्थानांतरण हो जाता है तो इनका जो वेतन और भत्ता है, इनका जो वेतन और जो भत्ता होता है वो आप देखोगे तो ऐसे, मतलब कि जो पिछली बार जो मतलब जब पूरक, यानी कि हम कह सकते हैं जो पूर्व में जो उसे वेतन भत्ते मिलते थे, ठीक है, वो तो मिलेगा ही, लेकिन अगर इसको अतिरिक्त वेतन भत्ता अगर कोई मिलता है, जैसे 2 या 2 से में अगर नियुक्त किया जाता है, तो वो राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं। लेकिन एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में जब स्थानांतरण होता है तो भी वेतन भत्ता डिसाइड किया जाता है, वो संसद करती है। तो आपको पता होना चाहिए इसका डिसाइड संसद करती है। चलिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि मनमाने ढंग से किसी भी न्यायाधीश को स्थानांतरण राष्ट्रपति कर दे। उच्चतम न्यायालय में इसमें व्यवस्था दी गई है कि उच्चतम न्यायालय में स्पष्ट कहा है कि स्थानांतरण तभी किया जा सकता है कि अगर कोई भी मुख्य न्यायाधीश है उच्च न्यायालय का, वो किसी अपवाद स्वरूप हो या लोक कल्याण को ध्यान में रखकर, ठीक है, काम ना कर रहा हो, नहीं मतलब कि लोक कल्याण के लिए काम में ना कर रहा हो, या किसी अपवाद स्वरूप विवादास्पद फैसले में हो, या किसी में किसी भी प्रकार से उसकी अवमानना, वो किसी चीज़ को लेकर अवमानना में मतलब प्रोत्साहित कर रहा हो, तो इन आधार पर उसको 1977 में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि वो स्थानांतरण कर सकते हैं, राइट। लेकिन बाद में देखा जाए कि 1994, पहले तो 1977 में स्पष्ट कर दिया गया कि ये लोक कल्याण के लिए ही, लोक कल्याण के हित में इनको स्थानांतरण किया जा सकता है। 1994 में स्पष्ट किया गया कि अगर किसी भी मुख्य न्यायाधीश को, जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, अगर उसे स्थानांतरण किया जा रहा है, स्थानांतरण किया जाता है, तो ये तभी स्थानांतरण किया जाएगा कि वो लोक कल्याण के विरुद्ध हो या अपवाद स्वरूप किसी विवाद मतलब फैसले में हो, या किसी अवमानना को इनकार कर रहा हो। मतलब अवमानना को लेकर के
इसकी पृष्ठभूमि मतलब एक स्ट्रांग हो, मतलब एक ऐसी होती है ना, न्यायालय की जो अवमानना करते हैं उनमें दंड दिया जा सकता है, तो न्यायाधीश दंड देते हैं, तो जैसे न्यायालय की अवमानना को लेकर ये किसी को दंड नहीं दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति अगर बनती है तो इनका स्थानांतरण किया जा सकता है। लेकिन ये स्थानांतरण जो है ये न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा, न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा। ऐसा नहीं है कि किसी को भी आप स्थानांतरण कर दे, राष्ट्रपति किसी को भी कहीं से कहीं स्थानांतरण कर दे। इसमें आप देखोगे मुख्य न्यायाधीश का परामर्श तो होगा ही, लेकिन मुख्य न्यायाधीश है इसकी जांच पड़ताल करेगा, न्यायिक समीक्षा करेगा कि हाँ वास्तविक में जिस व्यक्ति को स्थानांतरण किया जा रहा है, जिस व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उसको स्थानांतरण किया जा रहा है, क्या वो किसी चीज़ के लिए कदाचार घोषित किया गया है या लोक कल्याण के अनित में उसने फैसला लिया है, क्या वो न्याय की अवमानना को दंडित व्यक्ति को प्रोत्साहित कर रहा है, तो इस आधार पर वो न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं, तब ये काम सब होता है। लेकिन बाद में आप देखोगे तो 1998 में मैंने कहा था कि व्यवस्था की गई थी कि 1998 में कि जो तृतीय न्यायाधीश फैसला था उसमें ये स्पष्ट कर दिया गया था कि या जब कोई मुख्य न्यायाधीश चुना जाता है उच्च न्यायालय का, तो राष्ट्रपति चुनता है मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, साथ ही 2 वरिष्ठतम और चाहिए। लेकिन अब इसी में एक व्यवस्था और की गई है कि जब कोई स्थानांतरण मुख्य न्यायाधीश किया जाता है उच्च न्यायालय का, तो उसे न्यायिक समीक्षा के अधीन तो इसके तहत कर दिया गया, लेकिन साथ ही साथ जो परामर्श रहेगा वो परामर्श जो मुख्य न्यायाधीश से लिया जाएगा उच्चतम न्यायालय के, वहाँ पर वरिष्ठतम न्यायाधीश भी होंगे। एक वरिष्ठतम न्यायाधीश की बात की गई थी, उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, 2 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। इनके आधार पर फिर यह इनको स्थानांतरण किया जा सकता है। जैसे परामर्श तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति किससे लेते हैं, वो लेंगे मुख्य न्यायाधीश से, साथ ही साथ 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होने चाहिए, 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होने चाहिए, और दो मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के भी होने चाहिए, 2 मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के भी होने चाहिए। इनके आधार पर, इनके सभी परामर्श के आधार पर ही क्या होगा, उसको स्थानांतरण किया जा सकता है, राइट। और अगर किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अगर स्थानांतरण किया जा रहा है ना, किसी भी उच्च न्यायालय को मुख्य न्यायाधीश को स्थानांतरण किया जा रहा है, तो वो कोर्ट में चुनौती दे सकता है, कोर्ट में चुनौती दे सकता है। उसका ये अधिकार बनता है कि अगर वो स्थानांतरण किया जा रहा है, हो सकता है मनमाने ढंग से हो, तो पहले तो उसकी न्यायिक समीक्षा होगी, सब कुछ होगी, इसके बाद भी उसको ये अधिकार दिया गया है कि वो अपने स्थानांतरण के विरुद्ध चुनौती दे सकता है। चलिए, तो ये जो व्यवस्थाएं थी न्यायाधीश को स्थानांतरण को लेकर किस प्रकार की प्रक्रिया है, इसको मैंने स्पष्ट कर दिया है। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के विषय में हमने आपको बता ही दिया है कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश किन आधारों पर नियुक्त किया जा सकता है, जब कोई न्यायाधीश अनुपस्थित हो या कोई न्यायाधीश है जो अक्षम हो कार्य करने में, या वो किसी परिस्थिति बस या स्वास्थ्य के प्रभाव के कारण वो सही से काम ना करने में सक्षम ना हो, तो इन आधारों पर वो कार्यकारी नियुक्त कर सकते हैं। चलिए, लेकिन वो अस्थाई होता है, एक बात दिमाग में क्लियर कट कर लेना, वो अस्थाई होता है। चलो, और अगर आप देखोगे तो अतिरिक्त न्यायाधीश की जैसे नियुक्ति की जाती है, तो अतिरिक्त जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो नियुक्ति की जाती है, आप एक चीज़ देखना, जैसे अतिरिक्त न्यायाधीश जो नियुक्त करते हैं वो कौन करते हैं, वो राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति आप देखोगे, मतलब ऐसा होता है, मैंने आपको क्लियर कट कर दिया था कि न्यायाधीश की जो संख्या है वो किन पे डिपेंड करती है, वो राष्ट्रपति ही निर्धारित करते हैं। तो अतिरिक्त न्यायाधीश जो नियुक्त करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उनकी अवधि जो होती है, कि अवधि जो होती है वो 2 वर्ष की होती है, यानी कि 2 वर्ष तक वो कार्यभार कर सकते हैं, समझ रहे हो। वो अस्थाई होते हैं, यानी कि वो अस्थाई होते हैं, ये अतिरिक्त न्यायाधीश जो होते हैं वो अस्थाई होते हैं, कुछ समय के लिए ही काम करते हैं, वो 2 वर्ष तक काम करते हैं, वो राष्ट्रपति उनको नियुक्त करते हैं।
लेकिन वो जब तक रहता है, मतलब कि जब तक स्थायी जो न्यायाधीश है वो पदभार दोबारा न संभाल ले तब तक वो रहता है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। चलिए, और अधिकतम तो वो 2 वर्ष तक रहता ही है। ठीक, अधिकतम वो 2 वर्ष तक रहता है। अगर वो 2 वर्ष के बाद आप देखोगे कि अगर वो 2 वर्ष के बाद मतलब कि स्थाई वाला जो आता नहीं है, स्थाई जो न्यायाधीश है वो नहीं आता है, तो फिर क्या होता है, इसको फिर संसद द्वारा क्या है वो बर्खास्त किया जा सकता है। और 2 वर्ष के लिए जो अतिरिक्त अस्थाई वो बनाया गया है फिर वो स्थाई बनाया जाता है। राइट, फिर ये स्थाई बन सकता है, ऐसी बात नहीं कि स्थाई ना बने, स्थाई बन सकता है। लेकिन जो स्थाई जो न्यायाधीश है अगर वो अपना कार्यभार या पदभार जो है वो नहीं संभाल पाता है, 2 वर्ष तक वो नहीं आता है, तो इस फिर किया जा सकता है। लेकिन एक बात क्लियर कट ये जरूर कर लेना कि ये 2 वर्ष वाला भी है ना, ये 62 साल से ऊपर हो ही नहीं सकता है। 62 साल से ऊपर कोई भी न्यायाधीश उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं बन सकता है। बस ये दिमाग में आप क्लियर कट कर लो। चलिए, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में न्यायाधीश की शक्तियों के संदर्भ में समझेंगे, इनकी क्या क्या क्षेत्र हैं, इनकी क्या क्या शक्तियां हैं। अभी तो इनका स्वरूप को समझा था, इनकी नियुक्तियों को लेकर समझा था, कार्यभार को लेकर समझा था। ठीक है, राष्ट्रपति की क्या इसमें भूमिका होती है और स्थानांतरण की क्या इनमें विशेष प्रक्रिया है, महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, इसके विषय में हमने पूर्ण रूप से जानकारी समझी थी। चलिए, लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद आप लेक्चर को 1 बार 2 बार आप देखोगे तो फिर आपको माइंड में क्लियर कट बैठ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। चलिए।